चलिए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए यहाँ पे है मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द तथा उनकी उत्पत्ति। तो देखिए शब्द है यहाँ पे साइकोलॉजी। इसकी उत्पत्ति किसे हुई है? साइको प्लस लॉगस से। तो साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा, और लॉगस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान। मतलब आत्मा के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। अब ये कौन सी भाषा है? तो ग्रीक भाषा है, और अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। इसके बाद देखिए यहाँ पे है एजुकेशन, जो कि एडुकेयर से बना हुआ है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है उठाना या शिक्षित करना। इसके बाद देखिए शिक्षा, जो कि शिक्ष धातु से बना है। भाषा है आपका संस्कृत। इसके बाद देखिए एडोलोसेंस है आपका किशोरावस्था, जिसकी उत्पत्ति हुई है एडोलोसियरे, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि। इसके बाद देखिए पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, जो कि पर्सोना से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है नाटकीय पोशाक या मुखौटा। इसके बाद देखिए हैबिट, आदत है आपका, जो कि हैबिट से बना है। ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, किसी चीज को प्राप्त करना। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट, रुचि, जिसकी उत्पत्ति इंटरेस्ट से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है यह संबंधित है या अंतर करना। इसके बाद देखिए मोटिवेशन है अभिप्रेरणा। इसकी उत्पत्ति हुई है मोटम से, जो कि है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और अर्थ क्या है? टू मूव और मोशन। और मोटिवेशन को क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिक हैं, उनके नाम दिए हैं और किस देश से हैं ये दिया हुआ है। पहला देखिए ईबी टिचेनर, इसको बोलते हैं एडवर्ड ब्राडफोर्ड टिचेनर, देश है इंग्लैंड। जीएस हॉल है आपका ग्रानविले स्टेनले हॉल, यूएसए। जेबी वॉटसन है जॉन ब्रॉन्स वॉटसन, यूएसए। बीएफ स्किनर है बरहस फ्रेडरिक स्किनर, यूएसए। बंडूरा है तो अल्बर्ट बंडूरा बोलते हैं इनको, कनाडा से हैं। ए एल थॉर्नडाइक है आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यूएसए। आईपी पावलाय है इवान पेट्रोविक पावलाव, रूस से। जे एल मोरेनो है जैकब लेवी मोरेनो, रोमानिया, यूएस से हैं। फ्रोबेल है आपका फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल, जो कि जर्मनी के हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं और उनका वर्ष। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे काल्सेनिक के अनुसार है विकास के चरण। तो सबसे पहला है गर्भाधान से जन्म तक का समय, जिसको गर्भावस्था बोलते हैं। गर्भावस्था के बाद देखिए आपका शैशवावस्था, जो कि जन्म से 3 सप्ताह तक का होता है। इसके बाद देखिए इसमें प्रारंभिक शैशव है आपका, जो कि 1 माह से 15 माह तक होता है। उत्तर शैशव है आपका 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यकाल है देखिए 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यकाल है आपका 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल है आपका 9 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था है आपका 12 से 21 वर्ष तक, जो कि कॉल्सनिक के अनुसार है। इसके बाद देखिए बाल विकास की अवस्थाएं दिया हुआ है। सबसे पहला आपका पठार या विश्रामावस्था है, जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक। संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था बोलते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक। स्वार्थी व स्वकेंद्री होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी पेशी अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। खिलौने की आयु कहा जाता है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था कहते हैं 2 से 7 वर्ष तक। विवेचना रहित विचार अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष तक। अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है आपका 2 से 7 वर्ष तक। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। नकारात्मक अवस्था होती है 11 से 13 वर्ष तक, और वय संधि ओवरलैपिंग काल होता है 11 से 13-16 वर्ष तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम जानते हैं बाल विकास एक नज़र में से जो अवस्थाएं होती है, बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको और कितने नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपका शैशवावस्था है।
शैशवावस्था है जो कि आपका जन्म से 5 वर्ष तक होता है, यह हरलॉक के अनुसार है। सबसे पहले सीखने का आदर्श काल, तो शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल। भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, क्षणिक संवेगों की अवस्था, समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। इसके बाद देखते हैं बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होती है, इसको किन किन नामों से जानते हैं? पहला है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, निर्माण काल या न्यू काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, वैचारिक क्रिया अवस्था, टोली दल समूह की आयु, मिथ्य परिपक्वता का काल, खेल की आयु, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है। इसके बाद है नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब देखते हैं किशोरावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बोलते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था, दूसरा है दल भक्ति की अवस्था, तीसरा है जीवन के सबसे कठिन काल, चौथा है अटपटी व उलझन की अवस्था, पांचवा है समस्याओं की अवस्था, छठवा है द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाता है, 8 है बसंत ऋतु, 9 है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, 10 है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्मसम्मान एवं आत्म स्वीकृति की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, टीनेज के मध्य की अवस्था। तो देखो इसको टीनेज को क्या बोला है? 13 और 8 से बना है ये। 13 का टीन लिया है और इसका एज लिया होगा। सुनहरी अवस्था बोलते हैं इसको, और एज ऑफ ब्यूटी यह भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विधियां। इसमें सबसे पहला विधि है अंतः दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक है विलियम वुंट तथा शिष्य टीचनर। विशेष देखिए शाब्दिक अर्थ है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। अंतःकरण मन का निरीक्षण एवं विश्लेषण कर विचारों भावनाओं कल्पनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम विधि है। तो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम विधि कौन सा है? अंतः दर्शन विधि। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अंतः दर्शन को आत्मनिरीक्षण ही बोलते हैं। इसके बाद है आपका बहिर्दर्शन विधि। इसको देने वाले हैं जेबी वाटसन, और जेबी वाटसन को क्या बोला जाता है? व्यवहारवाद का जनक। अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से जाने जाने वाली इस बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। इसको अवलोकन और निरीक्षण भी कहा जाता है। जीवन वृत्ति विधि, इसका है आपका प्रवर्तक है टाइडमैन। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। इसके बाद देखिए मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि है आपका। इसके प्रवर्तक है वुडवर्थ। इस विधि का प्रयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। अगला है रेटिंग स्केल विधि। सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। इस विधि में व्यक्तियों के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन करके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है। इसके बाद अगला है समाज मिति विधि, J.L. मोरेनो। यह एक नवीन विधि है। इसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षण विधि है। इसके प्रवर्तक है विलियम वुंट।
इस विधि में चर या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो अब हम देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। सबसे पहला इसमें देखिए प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम, इसको उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी और आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रवर्तक कौन है इसके? एडवर्ड ली थार्नडाइक है। प्रयोग किस पर किया है? बिल्ली पे। शिक्षा में प्रयोग, इसमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है और त्रुटियों को निराकरण करती है। इसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया या प्राचीन अनुबंधन संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है आपके? इवान पेट्रोविच हैं। प्रयोग किया है कुत्ते पर। इस सिद्धांत से संबंध प्रतिवर्त सहज विधि का जन्म हुआ। आदत निर्माण कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। भाषा का विकास है, मनोवृत्तियों का निर्माण है, बुरी आदतों को त्यागना है, ये शिक्षा में प्रयोग दिया है। इसके बाद है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको सुध का सिद्धांत भी बोलते हैं, सूझ का। देने वाले कौन है? कोहलर, कोफ्फा, वर्दामियर। प्रयोग किस पर किया था? वनमानु सुल्तान चिंपैंजी पर। अब शिक्षा में प्रयोग क्या है? स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। छोटे बालकों के समक्ष वस्तु प्रस्तुत करने पर वे आवश्यक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण शीघ्र कर लेते हैं। अगला देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन भी बोलते हैं। प्रवर्तक कौन सा है? ब्रूहरस फ्रेडरिक स्किनर। प्रयोग किस पर किया था? कबूतर और चूहे पर। शिक्षा में प्रयोग क्या है कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए एवं किसी भी गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसे घटाना चाहिए। अगला है प्रबलन का सिद्धांत, या इसको न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत भी बोलते हैं और विधिक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रवर्तक कौन सा है? CL हल है। प्रयोग किस पर किया है? चूहे पर किया है। शिक्षा में प्रयोग क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक की आदतों को बेहतर बनाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अगला है, यहाँ पे है अनुकरण द्वारा अधिगम, हेगर्टी। इसके बाद देखिए सातवां है अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, जिसको क्षेत्र सिद्धांत या तल रूप सिद्धांत भी बोलते हैं। देने वाला कौन है? कर्ट लेविल, जर्मन। इसमें व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया गया है। शिक्षकों को छात्रों की योग्यता एवं शक्तियों के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाकर प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना चाहिए। स्थानापन्न प्रतिस्थापन समीनता का सिद्धांत, एडविन गुथरी। शिक्षक को उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य अधिकतम साहचर्य स्थापित कर अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहिए। 9वां है अव्यक्त अधिगम, चिन्ह आकार चिन्ह पूर्णाकारवाद, संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम, अप्रकट अधिगम। प्रवर्तक है एडवर्ड टोलमेन। प्रयोग किया है चूहा पर। अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंड को उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रयोग करना चाहिए। सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है। इसके बाद 10वां है अन्वेषण का सिद्धांत। देने वाले हैं जेरोम एस ब्रूनर। अध्यापकों को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना, विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत या प्राप्त अधिगम का सिद्धांत। देने वाला है आपका आशुबेव। विषय वस्तु को विद्यालयी परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह महाविद्यालय स्तर के लिए उपयुक्त है। इसके बाद है अधिगम सोपानिकी सिद्धांत है, रॉबर्ट गेने। अधिगम प्रभावी
प्रभाव संचयी होता है। अधिगम की क्षमता के 8 प्रतिमान है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, गत्यात्मक श्रृंखलन, शाब्दिक श्रृंखलन, अपवर्त्य विभेदन, संप्रत्यय अधिगम, अधिनियम अधिगम, समस्या समाधान। अधिगम का हर प्रकार उत्तरोत्तर सरलतम से जटिलतम अधिगम तक सोपानवृत्त जुड़ा है। सामाजिक अधिगम, सिद्धांत / प्रेक्षणात्मक अधिगम देने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा। इस विधि में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और उन्हीं तरह व्यवहार करने लगता है। उदाहरण है फैशन शो तथा विज्ञापनों को देखकर अनुकरण करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। तो सबसे पहला देखिए, इसमें गालेन का वर्गीकरण है। द्रव्य, स्वभाव, व्यक्तित्व दिया है। पहला देखिए रक्त है, स्वभाव है प्रसन्नचित्त और व्यक्तित्व तो क्रियाशील आशावादी। दूसरा है पीला पित्त, स्वभाव है क्रोधी, व्यक्तित्व है शीघ्र उत्तेजित होने वाला। तीसरा है कफ, आलसी सुस्त। चौथा है काला पित्त, विवादग्रस्त निराशावादी। अब देखते हैं क्रेस्मर का वर्गीकरण। शारीरिक संरचना की दृष्टि से क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहला है लंबकाय, दूसरा है सुडैलकाय, तीसरा है गोलकाय। विशेष लंबकाय, ऐसे व्यक्ति लंबे एवं दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। प्रायः ये दूसरों को से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं तथा अपने क्रोध को सीधे सीधे व्यक्त नहीं कर पाते। उसके बाद है सुडैलकाय, ऐसे व्यक्ति हष्ट-पुष्ट शरीर वाले होते हैं। इसके बाद देखिए गोलकाय है, ऐसे व्यक्ति छोटे कद के तथा मोटे होते हैं। ये प्रसन्न एवं दुख, सक्रिय एवं निष्क्रिय, उत्साह एवं निरुत्साह के बीच झूलते रहते हैं। सेल्डन ने शरीर रचना को आधार बनाकर इस प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। सेल्डन का शरीर के प्रकार का वर्गीकरण। पहला है गोलाकार, सुडैलाकार, लंबकाय। गोलाकार है, व्यक्तित्व का प्रकार है अंतरांग प्रधानता। विशेष लक्षण है भोजन के शौकीन, ज्यादा खाने की प्रवृत्ति, असुरक्षित, अच्छी सोने वाले, प्यार के भूखे, दूसरों पर आश्रित रहने वाले। सुडैलकाय, शरीरानुरूपता, साहसी, कठोर व्यायाम, ठंड, फुहारना, स्नान पसंद करते हैं, औपचारिक वेशभूषा पहनते हैं, आसानी से एवं स्वेच्छा से दर्द का सामना करते हैं। लंबकाय, मनस्वी, असामाजिक, अप्रिय, व्यायाम की इच्छा का अभाव, डरपोक और आसानी से दर्द का सामना नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम देखते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। सबसे पहला है प्रश्नावली विधि, जिसको कागज पेंसिल परीक्षण भी बोलते हैं। प्रवर्तक है आपके वुडवर्थ। विशेष है प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होती है। बंद प्रश्नावली उत्तर या हाँ या ना में दिया जाता है। खुली प्रश्नावली का उत्तर अपने शब्दों में देने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। दूसरा समाज मिति विधि, J.L. मोरोनो। विशेष है सामाजिक गुण का मापन। इसके बाद है रोर्सा की स्याही धब्बा विधि, इंक बॉल टेस्ट। इसके प्रवर्तक है हरमन रोर्सा, स्विट्जरलैंड। 10 कार्डों का प्रयोग, जिनमें 5 काले, 2 काले व लाल तथा 3 अन्य रंगों के होते हैं। व्यक्तित्व के भावात्मक संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन। इसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कक्षा प्रसंग परीक्षण, TAT। प्रवर्तक है मुरेन तथा मॉर्गन। विशेष है 30 चित्र प्रयोग किए जाते हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण, CAT। इसके प्रवर्तक है लियोपोल्ड बैलक। 10 चित्रों का प्रयोग होता है। 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए उचित है। इसके बाद है वाक्य पूर्ति परीक्षण। प्रवर्तक है पाइन तथा टेंडलर। इसमें वाक्यों को पूर्ण किया जाता है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, फ्रांसिस गॉल्टन। व्यक्तित्व की आंतरिक मनोदशा का पता लगाने के लिए 50 से 100 उद्दीपक शब्दों का बोला जाता है। स्वप्न विश्लेषण। प्रवर्तक है फ्रायड। विशेष है प्रयोज्य के सपनों का विश्लेषण करके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसके बाद है साक्षात्कार विधि। व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य एवं सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है व्यक्तित्व मापन की। इस मौखिक विधि का प्रयोग नौकरियों में भर्ती हेतु किया जाता है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम देखते हैं प्रशुद्ध मनोवैज्ञानिक। तो सबसे पहले देखिए इसमें है टर्मन है आपका यूएसए। बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया था। उन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्न सूत्र दिए। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इसके बाद देखिए मैस्लो, इनके अनुसार 2 प्रकार के होते हैं प्रेरक। पहला है जन्मजात प्रेरक, दूसरा है अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक जैसे जैविक या शारीरिक प्रेरक भी बोलते हैं, भूख प्यास निद्रा काम आदि ने प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अर्जित प्रेरक हैं। ये अर्जित किया जाता है जैसे व्यक्तिगत रुचि, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना आदि। देने वाले कौन है, मैस्लो। तीसरा देखिए आपका प्लेटो है। यहाँ पे प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है प्लेटो ने। इसके बाद देखिए है आपका मैक्स वर्दीमियर है, जर्मनी। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादन में कोप्फा कोहलर के साथ मिलकर काम किए हैं। अगला देखिए मैकडूगल, ब्रिटेन। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा है। मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपक या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसी मांग के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद देखिए जॉन डीवी है आपका यूएसए। जॉन डीवी है आपका यूएसए जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर थे। जॉन डीवी प्रयोजनवाद का समर्थक था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मॉन्टेसरी, इटली। डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के लिए जानी जाती है। इसके बाद देखिए किलपैट्रिक, हेनरी किलपैट्रिक योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके अनुसार शिक्षा में अनुभव द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। इसके बाद देखिए पावलाव है, इवान पेट्रोविच पावलाव, रूसी शरीर शास्त्री। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रतिपादित किया है। इसके बाद देखिए सिगमेंड फ्रायड है, ऑस्ट्रिया, मनोविश्लेषणवादी। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिम्बिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक इड, ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है। इसके बाद देखिए है एलेक्स फैकने आर्सब्रोन, रचनात्मक तकनीकी ब्रेन स्टॉर्म तकनीकी के प्रणेता हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके बाद देखिए रूसो है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को है। उन्होंने अपनी पुस्तक एमिली में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं चार्ल्स ई स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने चूहा व कबूतर पर प्रयोग कर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अगला है फ्रोबेल। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया है। तो किंडरगार्टन को देने वाले कौन है, फ्रोबेल। इसके बाद है महात्मा गांधी, जिन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया मातृभाषा के माध्यम से। शिक्षा का अर्थ है बालक तथा मनुष्य में आत्म, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। इसके बाद है देखिए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसके बाद है अल्फ्रेड बिने। बुद्धिमापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा प्रारंभ किया। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान इतिहास में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। तो देखो जो बुद्धि लब्धि जो दिया गया है
तो बुद्धिलब्धि IQ जो निकालते हैं उसके उसके जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। अगला है कार्ल जूंग। जूंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में व्यक्तित्व लक्षण स्वभाव आदतें बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते, और बहिर्मुखी में व्यक्तित्व लक्षण स्वभाव बाह्य रूप से प्रकट होते, जैसे सामाजिक राजनीतिक नेता आदि। जीन पियाजे। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। यह आपका जीन पियाजे। इसके बाद है वाटसन है USA। वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, वाटसन। पुस्तक है बिहेवियर इन इंट्रोडक्शनल टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान। तो देखिए, सबसे पहला संप्रदाय है आपका संरचनावादी संप्रदाय। ठीक है, इनके प्रवर्तक है विलियम वुंट और E.B. टीचनर। अब इसके बाद देखिए, इसमें विशेष है, इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है, यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। अब इसके बाद है देखिए, दूसरा है कार्यात्मवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है जॉन डेवी, विलियम जेम्स एवं एंजिल। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तित्व भिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय संप्रदाय को जाता है। मतलब जो बाल मनोविज्ञान जो आया है वह कार्यात्मवादी संप्रदाय से आया है। इसके बाद देखिए, गेस्टाल्टवादी या समग्राकृति या अवयववाद संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है मैक्स वर्दिमर, कोफा, कोहलर। इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है और ये पूर्ण से अंश की ओर होती है। चलिए इसके बाद देखिए, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पनाओं में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारकों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। तो देखिए, किस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है? तो वो है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय ने। इसके बाद है आपका साहचर्यवादी संप्रदाय, जॉन लॉक। इस विचारधारा में स्पंदन तथा स्मृति ज्ञात साहचर्य को महत्व दिया जाता है। इसके बाद देखिए, प्रयोजनवादी संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक है मैकडूगल। आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। इसके बाद देखिए, व्यवहारवादी संप्रदाय है जो कि जॉन ब्राड वाटसन इसका प्रवर्तक है। यह विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक ई पावलाव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। पूछ सकता है कि मनोवैज्ञानिक जो पावलाव जो होता है उन्होंने कौन सा दिया था? व्यवहारवादी संप्रदाय। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंधों की में भविष्यवाणी करना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।